नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ननद को नौकरानी बनाने वाली घमंडी भाभी की खुद के भाई ने अक्ल ठिकाने लगा दी। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए आप पिछले सभी भागों को ज़रूर सुनिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा और सुना कि सुजाता हमेशा अपनी ननद को अपमानित करती है और उसे मुफ्त की नौकरानी बनाए हुए है। ज्योति की माँ ज्योति की शादी को लेकर बहुत ही परेशान है और इसी बीच सुजाता विराट को साथ मिलाकर घर में कलह करके मायके चल देती है। जब मायके में उसे काम करना पड़ता है तब उसे याद आता है कि वह ससुराल में कैसे राज करती है ननद को नौकरानी बनाकर। अब आगे उधर सुजाता अपने मायके में परेशान थी और इधर मंजू जी और ज्योति दीप्ति के दिन बहुत शांति से और सुकून भरा गुजर रहे थे। मंजू जी, ज्योति और दीप्ति तीनों ही हल्दी की रस्म में शरीक होने गई थीं। भगवान जी की पूजा के बाद मोना को चौके पर बिठाया गया और बारी बारी से उसको सभी ने हल्दी लगाई। आज का खाना भी सालू जी के यहाँ था, इसलिए तीनों खाना खाकर ही घर आईं। ज्योति ने जाने से पहले ही आलू गोभी की सब्जी बना दी थी विराट के लिए और आटा भी गूंथ दिया था। आते ही भैया को रोटी बनाकर दे देगी। लेकिन जब वे लोग घर आए तो उन्होंने देखा कि विराट अभी तक घर नहीं आया। मंजू जी को फिक्र हुई, विराट अभी तक घर क्यों नहीं आया, बहुत देर हो गई। ज्योति, विराट को फ़ोन करके पूछो ना, मंजू जी ने ज्योति से कहा। ज्योति ने भैया को फ़ोन किया तो पता चला भैया ऑफिस से अपने ससुराल चले गए हैं और खाना खा कर आएंगे। पिंटू की याद आ रही थी तो सोचा मिलता चलूं। भैया ने ये बहाना बनाया था, मगर सच तो ये था कि सुजाता ने उसे फोर्स करके बुलाया था। उसकी बहनों के पति रोज ही शाम को चले आते थे। ऐसे में सुजाता भी चाहती थी कि विराट भी आए। उसकी बहनें सुजाता से कहती भी थीं कि विराट भैया क्यों नहीं आते, बोला करो उनसे कि आया करें। सुजाता के फोर्स करने की वजह से ही विराट चला गया था, वरना वो ऑफिस से थका हुआ आता, थोड़ी देर पिंटू के साथ खेलता, फिर खाना खाकर लैपटॉप लेकर बैठ जाता और 10 बजे ही सोता। यही उसका रोज का रूटीन था। आज मोना की शादी का दिन था। मंजू जी, ज्योति और दीप्ति रात से सालू जी के घर ही थी। सालू जी ने उन्हें जाने नहीं दिया था, कहा था कल बारात आएगी, आज बहुत काम रहेगा, इसलिए तुम तीनों यहीं रुको, तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करवाओ। मोना भी दुल्हन बनी बैठी थी। अब बताओ भला इतना काम मैं अकेले कैसे करूंगी। रिश्तेदारों को तो आप जानती हैं, यहाँ बैठे वहाँ बैठे बात की में लगे रहते हैं। सालू जी के इतना इसरार करने पर तीनों रुक गई थी। सुबह घर आकर जल्दी से तीनों तैयार होकर वापस सालू जी के यहाँ चली गई। बारात आ गई थी। बारात में ज़्यादा लोग नहीं आए थे। वैसे भी जिससे मोना की शादी हो रही थी उसके माँ बाप के सिवा कोई और भाई बहन नहीं थे और ना ही ज़्यादा रिश्तेदार ही थे। कमलेश के एक ही चाचा थे और एक मौसी ही थी। बाकी थोड़े बहुत दूर दराज के रिश्तेदार और जान पहचान वाले यार दोस्त ही शामिल हुए थे बारात में। मीना जी बहुत तेज औरत थी, कहीं से कहीं तक उनमें सादगी या सीधापन नहीं दिखता था। इस उम्र में भी उन्होंने काफ़ी बनाव श्रृंगार किया हुआ था। सोने के जेवरातों का प्रदर्शन वह बार बार कर रही थी। सारी रस्मों के बाद सबने खाना खाया। खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सालू आंटी और संदीप जी ने हर तरह के आइटम बनवाए गए थे। मोना को दहेज भी खूब मिला था। सोने और चांदी के जेवर भी बहुत दिए थे। हर सामान कीमती और ब्रांडेड था। फिर भी मीना जी सामान को देख देख कर मुँह बनाती, नाक सिकोड़ती। मोना सबसे गले लगकर रो धोकर विदा हो गई। सुजाता ने भी वापस ससुराल जाने की तैयारी कर ली थी, जबकि उसकी चारों बहनें उसे रोक रही थीं और नीलम जी भी कह रही थी अभी मत जाओ, अभी तुम्हें आए तो 8 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम अभी से वापस जा रही हो। मगर सुजाता बहाने बना रही थी कि पिंटू यहाँ बीमार ना हो जाए, वह यहाँ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, यह कहो ना दीदी कि तुझे यहाँ रोटियाँ बनानी पड़ रही है और पिंटू का ध्यान भी रखना पड़ रहा है। वहाँ तू महारानी बनकर बैठकर खाती है, ज्योति नौकरानी बनी हुई है। अनाया ने सुजाता को छेड़ते हुए कहा। हाँ, ऐसा तो नहीं है, भले ही वह घर का काम करती है तो क्या है, मुझे भी तो कुछ ना कुछ लगे ही रहना पड़ता है, सुजाता ने झूठ बोलते हुए कहा। शाम को विराट ऑफिस से सीधा ससुराल चला गया और सुजाता को लेकर ही घर आया। सुजाता को इतनी जल्दी घर आया देखकर ज्योति और मंजू भी परेशान थे कि कोई बात तो नहीं हो गई जो भाभी इतनी जल्दी घर आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि सुजाता मायके गई है तो 15 दिन से पहले नहीं आएगी।
लेकिन उसका यूं 8 दिन से पहले ही घर आ जाना दोनों को लग रहा था कि ज़रूर कोई बात है। मगर वह सुजाता से कुछ भी पूछना नहीं चाहती थी। ज्योति रात का खाना बना चुकी थी, लेकिन जब विराट सुजाता को लेकर आया तो उसने विराट से पूछ लिया, भैया खाना खाओगे आप लोग? हाँ ज्योति, बहुत जोरों की भूख लगी है, विराट ने कहा। तो सुजाता ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, माँ बहुत कह रही थी कि खाना खा कर जाना, मगर विराट नहीं माने। कहा कि नहीं, हम घर जाकर खा लेंगे। इस पर विराट ने सुजाता को देखा तो सुजाता ने आंखों ही आंखों में विराट को चुप रहने का इशारा किया। विराट भी चुप हो गया। लगा जैसे सुजाता झूठ बोल रही हो। ज्योति ने जल्दी जल्दी खाना लगा दिया। खाने के दरमियान ही सुजाता ने मंजू जी से पूछा, माँ सालू आंटी के यहाँ की शादी कैसी रही? शादी तो बहुत अच्छी रही बहू, खाना भी बहुत अच्छा बनाया गया था, दहेज भी मोना को खूब दिया, सोने चांदी के जेवर भी मोना को दिल खोल कर दिए सालू जी और संदीप जी ने, किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। अच्छा माँ, और मोना के ससुराल वाले कैसे लगे आपको? हैं अच्छे लोग, सुजाता ने फिर पूछा। देखो बहू, अब ये तो भगवान जाने लोग कैसे हैं, थोड़ी देर में तो किसी को देखकर पता नहीं चलता। मगर हाँ, मीना जी का रहन सहन पहनावा बहुत ज़्यादा ही फैशन का था और बार बार वह अपने सोने के आभूषणों का दिखावा भी बहुत कर रही थी। दहेज का इतना सामान और अच्छा क्वालिटी का सामान देखकर भी मीना जी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे सालू ने अपनी बेटी मोना को ज़्यादा ही ऊंचे लोगों में दे दिया। मंजू जी ने कहा, अच्छा है, सालू आंटी को अब खबर पड़ेगी, दूसरे के घरों में बहुत आग लगाती हैं ना वह। सुजाता ने कहा तो मंजू जी उसका मुंह देखती रह गईं। उन्होंने अभी बात को बिगाड़ना सही नहीं समझा। उन्हें बुरा तो बहुत लगा था कि सालू जी ऐसी कहाँ हैं, कब किसका घर बिगाड़ दिया उन्होंने। लेकिन वह चुप हो गई कि बहू अभी आई है और अभी कुछ झगड़ा हो जाएगा। सब ने खाना खाया। सुजाता और विराट उठकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद सुजाता बाहर निकली और माँ को ज्योति को अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहने लगी, देखो माँ, यह मुझे माँ ने दिलवाई है और ये देखो पिंटू के कपड़े। सुजाता ने 4-5 ड्रेस पिंटू की दिखाते हुए कहा कि यह भी माँ ने दिलाई। और यह देखो, ये चांदी की पायल भी। सुजाता ने पायल दिखाते हुए कहा, हाँ बहू, यह तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत डिजाइन है। मंजू जी ने हाथ में पायल लेते हुए कहा, हाँ भाभी, सभी ड्रेस भी बहुत अच्छी हैं और पिंटू के कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, ज्योति ने भी कहा। सुजाता की माँ इतनी अमीर तो थी नहीं कि जो 5-5 बेटियों को कपड़े और चांदी की पायल दे। सुजाता यहीं से जोड़ जमा करके पैसे ले जाती थी और कुछ विराट दे देता था। उन्हीं पैसों में से अपने लिए कपड़े, पिंटू के लिए कपड़े और कुछ सामान खरीद कर माँ का नाम कर दिया करती थी। उसकी बहनें भी यही काम करती थीं। पैसा होता था ससुराल वालों का ही और नाम होता था माँ का। नीलम जी की आंगनबाड़ी से ही घर चल रहा था। अब तो बाप भी बेरोजगार था और भाई की तो पहले ही कोई काम धंधा या नौकरी नहीं थी। खैर, कभी कभी सब कुछ समझते हुए भी चुप रहने में ही भलाई होती है। मोना को लेने जाना था उसके ससुराल। सालू जी आकर पहले ही कह चुकी थी, आप नहीं चलो, लेकिन ज्योति को और सुजाता को ज़रूर भेजना, क्योंकि सालू जी को मालूम था कि मंजू जी ऐसी हालत में बाहर का सफ़र कम ही करती थीं, वह भी बहुत मजबूरी और मुश्किल में। उनकी खुद की घर की गाड़ी में तो उन्हें जैसे तैसे करके सब लोग मिलकर बिठा दिया करते थे और बैठकर मंजू जी कहीं भी चली जाती थीं। सब लोग मिलकर उन्हें उतार भी लिया करते थे। मगर यूं इस तरह दूसरों के साथ जाना और इतने लोगों के बीच बैठना, उतारना चढ़ाना, यह सब मंजू जी के लिए सही नहीं था। मंजू जी ने सुजाता को कहा कि बहू, सालू जी बहुत इसरार करके गई हैं, तुम और ज्योति दोनों चली जाओ, मोना का ससुराल भी देख लेना। सुजाता खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा कि माँ, आप पिंटू को संभाल लेंगी, दीप्ति है ही घर में, अगर कुछ काम होगा तो दीप्ति कर देगी पिंटू का, आप बस ध्यान रख लेना और गोद में लेकर दूध पिलाकर सुला देना। हाँ हाँ सुजाता, तुम जाओ, फिक्र मत करो, मैं पिंटू को संभाल लूँगी, बाकी सारा काम दीप्ति कर देगी उसका। अब तो सुजाता और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। चलो, अकेले जाने को मिलेगा, आराम से जाएगी और एंजॉय करेगी। पिंटू के साथ उसे थोड़ी परेशानी आती थी, पिंटू को संभालना पड़ता था, फिर पिंटू रो रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब ज्योति ने यह बात सुनी तो मंजू जी से कहा कि आप कैसे पिंटू को संभाल लेंगी? अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, दीप्ति है ना, वह सारा काम कर देगी पिंटू का। अगर रोएगा तो मैं गोद में लेकर दूध पिला दूंगी बोतल से, या फिर सोने को कहेगा तो सुला देंगी।
जाओ जाओ, तुम फिक्र मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ज्योति और सुजाता तैयार होकर सालू आंटी के साथ मोना को लेने उसके ससुराल चली गईं। मोना का ससुराल यहीं एक ही शहर में था। बहुत बड़ा घर था मीना जी का। बाहर बड़ा सा लॉन था, उसमें तरह तरह के खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। गाड़ियों के लिए पार्किंग बनी थी। घर की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, नए ज़माने की, बिल्कुल आधुनिक। घर के अंदर भी साजो सामान का हर सामान मौजूद था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ब्रांडेड और कीमती लग रहा था। इसलिए मीना जी को मोना के दहेज के सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं आया होगा, सुजाता ने मन ही मन सोचा। मीना जी ने भी खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम रखा था। मोना ने आज ससुराल की तरफ वाला लहंगा पहना हुआ था। ज्योति जाकर मोना के पास बैठ गई। मोना, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, ज्योति ने कहा। लेकिन मोना आज पता नहीं क्यों खुश नहीं दिख रही थी। वह चुप सी थी और कुछ उदास भी। ज्योति ने मोना से पूछा, क्या हुआ मोना, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? वह ज्योति, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, इसलिए, और नींद भी पूरी नहीं हुई है, मोना ने सफाई देते हुए कहा। ज्योति को सही लगा, क्योंकि सही था, शादी के बाद दुल्हन ज़्यादा थक जाती है और फिर नींद भी पूरी नहीं होती है। ज्योति ने मोना को छेड़ते हुए कहा, लगता है जीजू ने तुम्हें सोने नहीं दिया। मोना कुछ नहीं बोली, नजरें झुका ली। सब लोगों ने खाना खाया और फिर मोना को साथ लेकर आने लगे। मीना जी ने सालू जी से कहा कि जल्दी ही वापस भेज दीजिएगा, इन्हें कहीं हनीमून के लिए भेजूंगी। सालू जी ने हाँ में जवाब दिया और मोना को अपने साथ लिया और सब लोग वापस अपने अपने घर आ गए। क्या बात है मोना, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात हो बेटी तो मुझे बताओ, सालू जी ने घर आकर मोना से पूछा। आखिर माँ का दिल अपनी बेटी की सूरत पढ़ ही लेता है। वह मोना को देखकर ही समझ गई थी कि कोई बात है, जो मोना आज उदास सी है। माँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी सासू जी, कहते कहते चुप हो गई मोना। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बताओ जल्दी से, कुछ कहा उन्होंने क्या? सालू जी ने मोना से कहा, हाँ माँ, कल मेरे जाने के बाद ही वह मेरे पास आकर बैठी और मुझे सारी बातें समझाते हुए कहने लगी कि मायके में ज़्यादा नहीं जाना है, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। फ़ोन पर बात भी अपने मायके वालों से कम ही करोगी। ससुराल में रहना है तो मायके को भूलना ही होगा। जो लड़कियां ससुराल में रहकर मायके को दिल में रखती हैं और मायके में ही अपना मोह रखती हैं, वह कभी भी ससुराल को अपना घर नहीं बना पाती हैं। आज से तुम्हारी माँ सालू जी नहीं बल्कि मैं हूँ, और तुम्हारे पिता संदीप जी नहीं बल्कि अब त्यागी जी हैं। तुमने कमलेश से विवाह किया है, उसकी हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है, तो उसके माँ बाप पर भी अब तुम्हारा अधिकार है। कभी भी बिना कमलेश के पूछे कोई काम मत करना, बिना कमलेश की इजाज़त के कहीं जाना मत। वह तुम्हारा पति है, तुम्हारे लिए अब वही सब कुछ है। अगर अपने मायके में भी जाओ तो उससे पूछ कर जाना, और अपने मायके से भी कहीं जाओ तो बिना कमलेश की इजाज़त के मत जाना। भले ही 2 महीनों की छुट्टियों के बाद वह कनाडा वापस चला जाएगा, लेकिन उससे फ़ोन पर पूछना, उसके बाद ही कोई काम करना। मोना को ये सब बताते बताते अच्छी खासी रुलाई आ गई थी। वहीं सालू जी के होठों पर मुस्कुराहट देखकर मोना ने नाराज होते हुए कहा, माँ, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आप मुझे रोता हुआ देखकर भी मुस्कुरा रही हैं। बेटा, अभी तुम बच्ची हो, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम में इतनी अक्ल नहीं है जो हम देख सकते हैं। अभी वह तुम नहीं देख सकती। उम्र के इस पड़ाव में तुम भी इतनी ही समझदार हो जाओगी, तुम भी इतनी ही तजुर्बेदार हो जाओगी। मोना, मीना जी ने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा बेटी, उनकी बात को तुम गलत मत समझो। तो क्या आप भी उनकी बातों को सही कह रही हैं? क्या अब मेरा मायके आने का कोई हक नहीं है? मैंने तो सोचा था कि एक ही शहर में ससुराल है तो आती जाती ही रहूंगी, मगर मीना जी ने तो साफ कह दिया कि कम ही आना जाना, यहाँ तक कि फ़ोन पर बात भी कम ही करना। हाँ बेटा, यह सही है, लेकिन जितना तुम मायके आती जाती रहोगी, जितना तुम हम लोगों से बात करती रहोगी, उतना ही तुम अपने ससुराल में रम नहीं पाओगी। तुम्हारे दिल में हमारे लिए ही जगह रहेगी। मैं मानती हूँ बेटी कि मैं माँ हूँ और संदीप तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी और माँ अब मीना जी और त्यागी जी भी हैं, क्योंकि कमलेश के माँ पिता भी तुम्हारे माँ पिता ही हैं। रही बात, उन्होंने कहा कि कहीं भी जाओ आओ तो कमलेश की इजाज़त के बिना मत जाना, या कोई भी काम करो तो पहले कमलेश से पूछ लेना। तो बेटी, यह बात भी सही है, पति घर का मुखिया होता है, हम बिना उनसे पूछे कोई काम कैसे कर सकते हैं? और हम औरतों में और आदमियों की सोच में भी बहुत फ़र्क होता है।
कमलेश तुम्हारा पति है बेटा, तुम्हारा फर्ज है कि तुम कमलेश की इजाज़त के बिना कोई भी काम ना करो और कहीं आने जाने में भी पहले तुम उसकी इजाज़त लो। बेटी, तुम मीना जी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानो, उन्होंने तुम्हें बहुत ही समझदारी की बात बताई है। जो बात उन्होंने तुम्हें समझाई है तुम उस पर अमल करके चलोगी तो तुम जीवन भर खुश रहोगी और तुम्हारा मायका और ससुराल दोनों बना रहेगा। आज अगर हमारे घर में प्रशांत की दुल्हन आएगी तो मैं भी उसे यही कहूँगी या मैं भी यही चाहूँगी कि वह इसी तरह से रहे। जो लड़कियाँ सारी ज़िंदगी मायके के मुँह में पड़ी रहती हैं वह ससुराल में कभी भी नहीं निभा पाती और ना ही वह कभी भी अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे पाती हैं। मायके से कितना भी मोह रख लो बेटी, लेकिन अपना असली घर तो ससुराल ही होता है। फिर बेटी, मायके से कैसा मोह, आज हम हैं कल हम दोनों नहीं रहेंगे। भाभी का क्या पता कैसी आए कैसी मिले। अगर सुजाता जैसी भाभी तुम्हें मिली तो वो कभी हरगिज़ भी हमारे बाद मायके में सुख नहीं देगी। इससे तो अच्छा है कि अपना दिल ससुराल में लगाओ और मीना जी और त्यागी जी को कोई शिकायत का मौका ना दो, ना ही कमलेश को कोई शिकायत का मौका दो। मोना ने जब अपनी माँ की बातें सुनी तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि मीना जी सही समझा रही थी, वही बेवकूफ़ थी जो उनकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। एक संस्कारी औरत के यही गुण होते हैं, वो अपनी बेटी को भी वही संस्कार देती है और वक्त आने पर बेटी को लाड प्यार के साथ साथ नसीहतें भी देती है। एक संस्कारी बेटी के भी यही गुण होते हैं कि वह अपनी माँ के दिए संस्कारों पर चलती है। मायके और ससुराल दोनों जगह इज्जत को बनाए रखती है। अपने संस्कारों की वजह से ही वह अपने सास ससुर का दिल भी जीत लेती है और ससुराल में बहू नहीं बल्कि बेटी बन जाती है। आज फिर से सावित्री जी सारे मेहमानों के साथ मंजू जी के घर उपस्थित थी। आज चित्रा जी की भी तीनों लड़कियां साथ में आई थीं। रूपल सबसे बड़ी थी, उससे छोटी पारुल और सबसे छोटी पायल थी। मंजू जी इतना परेशान हो रही थी तीन बहनों को लेकर, मगर इन तीनों से मिलकर ऐसा नहीं लग रहा था। मंजू जी को तीनों ही बेहद पसंद आई। तीनों बहनों का नेचर बहुत ही अच्छा था। तीनों बहनें बहुत ही मोहब्बती और मिलनसार थी। तीनों बहनें मंजू जी, ज्योति, दीप्ति और सुजाता सभी से बहुत अच्छे से मिली थी। उनको देखकर ही लग रहा था कि तीनों बहनें बहुत ही संस्कारी और गूढ़ी हैं। मंजू जी के दिल में जो शंकाएं थी, जो डर था, वह पूरी तरह से दूर हो चुका था, क्योंकि तीनों बहनों को देखकर उन्हें लग गया था कि वह तीनों ही ऐसी लड़कियां नहीं हैं जो घरों में आग लगाती हैं, भाभी को घरों में चैन से रहने नहीं देती हैं या माँ को अपनी भाभियों के खिलाफ भड़काती हैं। आज मंजू जी बहुत खुश थी। ज्योति के रिश्ते के लिए उन लोगों की तरफ से पूरी तरह से हाँ थी। विराट ने कहा था कि हम लोग भी जाकर एक बार उनके घर देख आएंगे। लोग तो विराट को भी बहुत पसंद आए थे, सभी सुलझे हुए समझदार लोग थे। सालू जी मोना को मंजू जी से मिलवाने आई थी। मंजू जी ने सालू जी को बताया कि उन लोगों की पूरी तरह से हाँ है, अब अपना जवाब बाकी है। विराट का कहना है कि हम लोग भी एक बार जाकर घर बार देख आएंगे। बाकी लोग तो विराट को भी बहुत पसंद आए हैं। सालू जी ने कहा, चलो यह तो बहुत अच्छा है, जल्दी ज्योति बेटी का भी रिश्ता हो जाए। अपने सामने इतना सारा नाश्ता देखकर सालू जी फिर ज्योति पर नाराज होने लगी। क्या ज्योति बेटी, तुम कभी नहीं मानती, हमेशा ही इतनी खातिर करती हो। हम तो घर के ही लोग हैं। आंटी, बेशक आप घर के ही लोग हैं, लेकिन क्या घर के लोगों की खातिर नहीं की जाती है? ज्योति ने बड़े प्यार से कहा। अच्छा तुम बताओ सालू, मोना के ससुराल वाले कैसे हैं, सब ठीक तो है ना? तब सालू जी ने मंजू जी को भी मोना की कही हुई सारी बातें सुनाई। मोना इस बात को लेकर इतनी परेशान थी। हम इसे लेने गए तो वहाँ भी वह चुप चुप और परेशान सी दिख रही थी। हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं, मैंने मोना से पूछा भी था कि क्या बात है, तुम उदास क्यों लग रही हो? ज्योति ने कहा। मंजू जी ने भी मोना को यही कहा कि बेटा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मीना जी ने तुम्हें बिल्कुल सही समझाया है। अगर सोचो कि आज मैं मेरी ज्योति को विदा करूंगी तो मैं भी तो उसे यही समझा कर भेजूंगी ना। हाँ आंटी, मैं समझ गई हूँ। माँ ने मुझे जब समझाया तो मेरी समझ में आ गया है कि वो सही कह रही हैं। हाँ बेटी, बस हमारी तो यही दुआ है कि तू ससुराल में खूब खुश रहो। मंजू जी ने मीना को दुआ दी। बहुत ही खुशी की बात थी, ज्योति का रिश्ता तय हो गया था। सालू जी तो ज्योति के रिश्ते का सुनते ही चली आई। बहुत बहुत मुबारक हो मंजू, ज्योति का रिश्ता पक्का हो गया। सालू जी ने मंजू जी को मुबारकबाद देते हुए कहा। ज्योति किचन में से जल्दी से रसमलाई लेकर आ गई। मंजू जी ने सालू जी को मुंह में रसमलाई खिलाते हुए कहा, लो मुंह मीठा करो। मोना को जब ज्योति के रिश्ते का पता चला तो उसने भी ज्योति को फ़ोन करके मुबारकबाद दी।
अगर कोई घर में ज्योति का रिश्ता होने पर खुश नहीं था तो वह थी सुजाता। सुजाता बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब कुछ टाइम बाद ज्योति की शादी भी हो जाएगी। उसने अपनी माँ को भी फ़ोन कर बताया कि ज्योति का रिश्ता पक्का हो गया है। नीलम जी ने यही कहा कि अभी तो रिश्ता पक्का हुआ है, कोई शादी थोड़ी ना हो गई है जो तू इतना परेशान हो रही है। माँ, रिश्ता हो गया है तो शादी भी हो ही जाएगी ना, सुजाता ने कहा। तू धैर्य रख, अभी शादी में काफ़ी वक्त है। आगे भगवान की मर्जी, वो जो चाहेगा वही होगा, नीलम जी ने सुजाता को समझाते हुए कहा। महेश, उमेश, अलका, आशा जी और उनके पति राजीव जी मंजू जी के यहाँ आए थे। आज आशा जी ने ज्योति के लिए रिश्ते की बात कर ही दी, लेकिन उनको यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ और ख़ास तौर से महेश तो पूरी तरीके से टूट गया। ज्योति का रिश्ता हो चुका है जब मंजू जी ने उन्हें बताया। महेश को लग रहा था कि सब उसी की गलती है, उसी ने बहुत ज़्यादा टाइम कर दिया ज्योति के लिए रिश्ता लाने में। अपने आप पर आज उसे बहुत पछताना आ रहा था, क्यों उसने इतना वक्त लगा दिया इस काम में। अलका को पता था कि महेश ज्योति को पसंद करता है, इसलिए अलका भी बहुत उदास हो गई थी। वहीं ज्योति के दिल में भी कुछ तो जरूर टूटा था। काश महेश, यह रिश्ता तुम पहले ही लेकर आ जाते, ज्योति ने एक बार मन में सोचा था। मगर जल्दी ही ज्योति ने इस बात से अपने दिल को सुकून दे लिया था कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता मेरे नसीब में यही रिश्ता हो। वैसे भी ज्योति संस्कारी लड़की थी, प्यार मोहब्बत इन सब के चक्कर में वह नहीं पड़ना चाहती थी। केवल मन ही मन वह महेश को कब पसंद करने लगी थी उसे खुद को भी पता नहीं चला था। लेकिन वह जानती थी कि अब उसका रिश्ता विनय से पक्का हो चुका है और एक दिन उसकी शादी भी उसी से हो जाएगी। इसलिए वह विनय के प्रति पूरी तरह ईमानदारी से ही रहना चाहती थी। वह दिल में महेश को रखकर विनय से रिश्ता रखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इस बात पर और ज़्यादा गौर नहीं किया। जल्दी ही उसने महेश का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। उसने किसी को भी, यहाँ तक कि अपनी माँ तक को भी यह एहसास नहीं होने दिया कि उसे महेश पसंद था। या आज महेश का रिश्ता आया तो उसे दुख हुआ, तकलीफ हुई। मोना और कमलेश अपने हनीमून से आ चुके थे। मीना जी यूं तो बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा उसूलों वाली थी। जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी थी वह चाहती थी कि मोना भी उसी तरह की ज़िंदगी जिए। मोना को रोज़ सवेरे 5 बजे उठना पड़ता था, जबकि कोई काम घर में इतना होता ही नहीं था जिसके लिए इतनी जल्दी उठा जाए। लेकिन मीना जी खुद भी 5 बजे उठ जाती थी और उन्होंने साफ तौर पर मोना को भी कह दिया था कि बहू 5 बजते ही उठ जाना। नहा धोकर मीना जी पूजा करती तो साथ में मोना को भी ज़रूर बुलाती। उसके बाद दोनों टहलने चली जाती। मोना का दिल नहीं होता तो भी मीना जी के साथ उसे जाना पड़ता। 6:30 बजे दोनों टहल कर आती। उसके बाद मोना चाय बनाती। मोना की आदत थी सुबह उठते ही चाय पीती थी, लेकिन यहाँ उठने के इतनी देर बाद चाय मिलती थी। चाय पीने के बाद फिर वह नाश्ते की तैयारी में लग जाती थी। मीना जी उसको नाश्ते के लिए भी कह रखा था कि रोज़ हल्का फुल्का नाश्ता बनाना, लेकिन नए नए आइटम बनाना। एक जैसा नाश्ता भी रोज़ नहीं खाया जाता। जैसे कभी सैंडविच बना लिया तो कभी ऑमलेट और पराठा बना लिया, कभी हलवा बना लिया, कभी पोहे, इसी तरह से कभी कुछ कभी कुछ। मोना अपने घर में रोज़ सवेरे 7 बजे उठ जाती थी, लेकिन यहाँ तो उसे और 2 घंटे पहले उठना पड़ता था। फिर वह टहलने भी जाती थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ी थकान भी लगने लगती थी। मोना को वैसे तो हर काम आता था, वह सभी कामों में परफेक्ट थी। मोना ने अपने घर में कोई भी काम नहीं किया था। सालू जी उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े तक नहीं धोने देती थी। उनके घर में हर काम के लिए काम वाली बाई लगी थी। खाना बनाना और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने सुखाने का काम सालू जी खुद ही करती थी। यहाँ तो सिर्फ बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई लगी थी, बाकी सभी काम मीना जी खुद ही करती थी, साथ में मोना को लेकर भी। मीना जी ने कोई भी काम मोना पर अकेले नहीं छोड़ा था। फिर भी मोना को इतनी काम करने की आदत नहीं थी, वह थक जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। कमलेश के जाने का भी समय आ गया। जब तक कमलेश था तब तक तो वह बहुत खुश रहती, क्योंकि एक पति का साथ तो औरत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कमलेश के जाने के बाद वह बहुत उदास रहने लगी। मीना जी ने जब उसे इस तरह उदास देखा तो कहा कि जाओ थोड़े दिन अपने मायके रह आओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं तुम्हारे ससुर जी से कहती हूँ, वह तुम्हें छोड़ आएंगे। मीना जी ने जब त्यागी जी से बात की कि बहू को कुछ दिन मायके छोड़ आओ, कमलेश के जाने के बाद वो उदास है, तो त्यागी जी ने कहा इस तरह उदास होने से क्या होगा, कमलेश के बिना उसे अभी तो पूरे 2 साल गुजारना है और अपने मायके में भी कब तक रह लेगी। बहू को थोड़ा समझाओ कि इस तरह उदास होकर ना रहे।
ठीक है, अभी अभी कमलेश गया है तो थोड़े दिन के लिए बहू भी मायके रहकर आ जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। उसे कहो कि तैयार हो जाए, मैं छोड़ आता हूँ। मीना जी ने मोना को कहा कि मोना जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें अपने मायके छोड़ आएंगे। और हाँ मोना, जल्दी आ जाना, हमें भी अकेले अच्छा नहीं लगेगा। मीना जी ने मोना को गले लगाते हुए बड़े प्यार से कहा। मोना को देखकर सालू जी बहुत खुश हुई। उन्हें भी मन ही मन यह तो हो रहा था कि अब कमलेश चला गया है तो मोना उदास होगी। थोड़े दिन यहाँ आकर रह लेती तो उसका मन बहल जाता, मगर उन्होंने मीना जी से यह बात करना उचित नहीं समझा। अब वही मोना का घर है, उसका दिल तो उसे वहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आज उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी कि मीना जी खुद ही इतनी समझदार हैं कि उन्होंने मोना को अपने आप ही आगे रखकर मोना को भेज दिया। मंजू जी ने ज्योति से कहा, मैं जरा सालू जी के यहाँ होकर आती हूँ, थोड़ा बाहर घूम भी लूंगी और सालू जी से भी मिल लूंगी। अच्छा माँ, आप कहे तो मैं आपको छोड़ दूं, ज्योति ने मंजू जी से कहा। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, तुम अपना काम करो, कहकर मंजू जी अपनी व्हील चेयर चलाकर बाहर आ गईं। अंदर सुजाता दोनों को बातें करते हुए देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। उसने फिर अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, तुम मेरी खुशियाँ छीनना चाहती हो क्या? नीलम जी ने कहा, कैसी बात कर रही हो बेटी? तो क्यों नहीं मेरी ननद की शादी तुड़वाने की कोई व्यवस्था करती हो? कर रही हूँ बेटा, तू कहेगी तभी नहीं, मैं भी कोई ना कोई इंतजाम सोच ही रही हूँ। बस बेटा, किसी तरह से चित्रा जी से मुलाकात हो जाए, उसके बाद तो मैं ऐसा आग लगाऊंगी कि उनकी 10 पीढ़ियां भी इस शादी के आसपास भी नहीं भटकेंगी। यह सुनकर सुजाता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या सुजाता और नीलम जी अपने चाल में कामयाब हो जाएंगे? क्या ज्योति की खुशियां आते आते रह जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। फ्रेंड्स, कहानी थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन इसका हर पार्ट मजेदार होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले भाग में।